आज हम 1920 के दशक में चल रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर जब उम्मीदें आसमान पर थीं और फिर अचानक सब कुछ बिखर सा गया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी कहानी बताते हैं। हाँ, एक कहानी कि कैसे एक आवाज में बोलने वाला पूरा देश अचानक कई अलग अलग और ज्यादा गुस्से वाली आवाजों में बट गया। तो चलिए आज इसी उलझे हुए दशक को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या होता है जब आप एक विशाल आंदोलन को, जो अपनी पूरी रफ्तार पर हो, हाँ, उसे अचानक रोक देते हैं। गांधी जी ने यही किया था और उस एक फैसले से जो खालीपन पैदा हुआ उसे भरने के लिए एक पूरी नई पीढ़ी सामने आई, जिनके तरीके और मंजिलें दोनों ही अलग थीं। बिल्कुल। ये उस बिखराव और उसके बाद हुए एक तरह के धमाके की कहानी है। तो शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन से। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि एक साल में स्वराज का वादा, ये कितना बड़ा वादा था। का सबसे बड़ा सवाल था। जलियांवाला बाग के बाद देश का मिजाज बहुत गर्म था। लोगों को एक दिशा चाहिए थी, एक उम्मीद। और गांधी जी ने वो उम्मीद दी। हाँ, उन्होंने दी। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव ज्यादा था, एक व्यवहारिक योजना से। उनका तर्क बहुत सीधा था। अंग्रेज यहाँ मुट्ठी भर हैं। सही बात है। वो हम पर इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि हम, यानी भारतीय क्लर्क, वकील, सिपाही, शिक्षक, हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस दिन ये सहयोग हट गया, ये ढांचा ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा, यही सोच थी। और लोगों ने उनकी बात मानी भी। स्रोत बताते हैं कि हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हाँ, गांधी जी खुद ट्रेन से पूरे देश का दौरा कर रहे थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। माहौल पूरी तरह बदल गया था। लेकिन इस विचार से हर कोई सहमत नहीं था। जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने को गांधी जी को चेताया भी था कि ये थोड़ा ज्यादा आशावादी है। और देखिए कैसा अजीब संयोग है, जिस दिन आंदोलन शुरू होना था 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन सुबह तिलक का ध्यान तो गया। हाँ, एक तरह से ये एक युग का अंत और दूसरे की एक बहुत जबरदस्त शुरुआत थी। और ये आंदोलन अकेला भी नहीं था। इसी के साथ साथ एक और बड़ी लहर चल रही थी, खिलाफत आंदोलन। बिल्कुल। और अक्सर लोग इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये एक ही थे। हाँ। और ये गांधी जी की राजनीतिक कुशलता का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। खिलाफत का मुद्दा था तो तुर्की का, लेकिन उसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी थीं। अच्छा। तुर्की का जो खलीफा था वो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के लिए सर्वोच्च धार्मिक नेता का प्रतीक था। ओके। जब पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उस पद को खत्म करने की बात की, तो भारतीय मुसलमानों को लगा कि ये उनके धर्म पर सीधा हमला है। और अली बंधुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, शौकत अली और मोहम्मद अली। हाँ, और गांधी जी ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने इस मुस्लिम गुस्से को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया, जिससे एक अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। बिल्कुल। तिलक की मृत्यु के बाद आंदोलन के लिए पैसा जुटाने के लिए जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जो उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, और वो पूरा भी हो गया। ये दिखाता है कि देश किस कदर एकजुट था। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। लेकिन फिर आई 5 फरवरी 1922 की तारीख, चौरी चौरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक छोटा सा गांव जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हुआ ये कि लोग शांति से जुलूस निकाल रहे थे और कुछ पुलिस वालों ने मजाक में ताना कस दिया, ले लो स्वराज। और वो छोटी सी बात एक चिंगारी बन गई। वो सिर्फ एक ताना नहीं था, वो उस गुस्से का विस्फोट था जो 1 साल से ज्यादा समय से उबल रहा था। सही बात है। 1 साल में स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ था। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा था। और उस ताने ने उस बांध को तोड़ दिया। हाँ, गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। और उस आग में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जब ये खबर बारदोनी में गांधी जी तक पहुंची तो वो हिल गए। उनके लिए आंदोलन का अहिंसक रहना वो आजादी से भी ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया पूरे देश में। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शायद सबसे विवादित मोड़ था। गांधी जी के नजरिए से देखें
तो ये जरूरी था। उन्हें डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को उसे बेरहमी से कुचलने का बहाना मिल जाएगा। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके नियम उन्होंने खुद लिखे थे, और हिंसा उन नियमों के खिलाफ थी। लेकिन जो युवा अपनी पढ़ाई, अपना करियर सब कुछ दांव पे लगाकर इस आंदोलन में कूदे थे, उनके लिए ये एक धोखा था। बहुत बड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी जेल से खत लिखकर अपना असंतोष जाहिर किया। उन्हें लगा जैसे सेनापति ने अपनी सेना को जीत से ठीक पहले पीछे हटने का हुक्म दे दिया हो। बिल्कुल। और इसी निराशा और गुस्से ने एक खालीपन पैदा कर दिया। 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सबसे बड़ी आवाज को शांत कर दिया है। लेकिन जेल में गांधी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने आमरण अनशन की धमकी दी। हाँ, और अंग्रेज सरकार इस दुबले पतले इंसान से इतना डरती थी कि अगर उन्हें जेल में कुछ हो गया तो पूरा देश जल उठेगा। बिल्कुल। इसी दबाव में उन्हें सिर्फ 2 साल में 1924 में रिहा करना पड़ा। लेकिन जब वो बाहर आए तो देश बदल चुका। पूरी तरह। वो जो एक नदी छोड़कर गए थे, वो अब 100 अलग-अलग धाराओं में बट चुकी थी। गांधी जी के फैसले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या आजादी पाने का सिर्फ एक ही गांधीवादी रास्ता है, या और भी रास्ते हो सकते हैं? और इसी सवाल के जवाब में कई नए संगठन पैदा हुए। हाँ, एक तरफ थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। उनका मानना था कि हमें चुनाव लड़कर काउंसिल में घुसना चाहिए और सिस्टम को अंदर से खोखला करना चाहिए। तो दूसरी तरफ वो युवा थे जिनका अहिंसा से पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। उनके लिए आजादी मांगने की चीज नहीं, छीनने की चीज थी। बिल्कुल। इसी सोच से 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की नींव रखी गई। सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग इसके पीछे थे। और फिर 1926 में पंजाब में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। यानी अब मैदान में कई खिलाड़ी थे और सबकी खेलने का तरीका अलग था। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो उस दौर के माहौल को दिखाती है। चित्तरंजन दास को लोग प्यार से देशबंधु कहते थे। मतलब देश का दोस्त। हाँ, वहीं उनके एक अंग्रेज दोस्त और समर्थक थे, CF एंड्रयूज, जिन्हें गांधी जी और अन्य नेता दीन बंधु कहते थे, यानी गरीबों का दोस्त। ये उपाधियां दिखाती हैं कि उस दौर में दोस्ती और सम्मान विचारधाराओं से ऊपर थे। सही बात है। लेकिन HRA जैसी संस्थाएं सिर्फ बातों और विचारों तक सीमित नहीं थी, उन्हें एक्शन चाहिए था। और यहीं से काकोरी कांड की भूमिका शुरू होती है। ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी। नहीं, ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के सीने पर एक चुनौती थी। एक ऐलान था। क्रांतिकारियों के पास जज्बा था, हिम्मत थी, लेकिन हथियार और संगठन चलाने के लिए पैसा नहीं था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अंग्रेजों का ही पैसा लूटेंगे। हाँ, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में उन्होंने एक ट्रेन को रोका जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। ये बहुत बड़ा दुस्साहस था और इसका अंजाम भी बहुत भारी पड़ा। बहुत भारी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे कुछ लोग तो पुलिस के हाथ नहीं आए, लेकिन 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और 4 को फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान। स्रोत बताते हैं कि अशफाकुल्ला खान इस लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी थे। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी का सपना किसी एक धर्म का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। काकोरी के बाद HRA लगभग बिखर सी गई। हाँ, अंग्रेजों ने चुन चुन कर क्रांतिकारियों को या तो पकड़ लिया था या मार दिया था। ऐसा लगा कि ये रास्ता भी अब बंद हो गया। लेकिन ये राख में दबी एक चिंगारी थी। बिल्कुल। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में बचे खुचे क्रांतिकारियों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई। भगत सिंह भी उसमें शामिल थे। और वहां एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। HRA का पुनर्जन्म हुआ, एक नए नाम और एक नई सोच के साथ। HRA बन गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें ये एक S जोड़ा गया। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं था, इसने तो पूरा मतलब ही बदल दिया। इसने खेल ही बदल दिया। ये भगत सिंह के विचारों का प्रभाव था। वो रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे। तो उनके लिए अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी। नहीं, उनका मानना था कि अगर अंग्रेज चले गए
और उनकी जगह कोई हिंदुस्तानी सेठ या जमींदार आकर गरीबों का खून चूसने लगा तो वो असली आजादी नहीं होगी। मतलब दुश्मन अब सिर्फ एक विदेशी सरकार नहीं थी, बल्कि वो पूरी व्यवस्था थी जो इंसान का इंसान द्वारा शोषण करती है। ठीक यही। अब लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक आजादी भी था। हाँ, एक ऐसा भारत बनाना जहां किसानों और मजदूरों का राज हो। ये सिर्फ नाम में एक अक्षर जोड़ना नहीं था, ये पूरी लड़ाई के मकसद को, उसकी आत्मा को बदल देना था। तो एक तरफ भारत के युवा बंदूकें उठा रहे थे और समाजवाद की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज, उन्हें शायद इसकी भनक तक नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में अपने ही नियमों के हिसाब से चल रहे थे। वो भारतीय जमीन की इस नई तपिश को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी नजर में ये सब कुछ छोटे मोटे उपद्रव थे। हाँ, वो अपनी नौकरशाही की धीमी चाल से चल रहे थे, और इसी सोच का नतीजा था 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना, जिसका मकसद था 1919 के एक्ट की समीक्षा करना। हाँ, कि भारत को और कितने राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। नियम के हिसाब से इसे 1929 में आना था, लेकिन ये 1 साल पहले ही आ गया। और आते ही इसने पूरे देश में आग लगा दी। वजह बहुत सीधी थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। एक भी भारतीय नहीं। एक भी नहीं। इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, यानी भारत के भविष्य का फैसला करने वाली कमेटी में एक भी भारतीय नहीं था। ये तो मतलब बेइज्जती की हद है। आप हमारे घर आकर ये तय करेंगे कि हमारे घर में कौन सा पर्दा लगेगा, और हमसे पूछेंगे भी नहीं। यही भावना थी। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये अंग्रेजों की मानसिकता को दिखाता था। वो मानते थे कि भारतीय अभी इतने काबिल नहीं हुए हैं कि अपना भविष्य खुद तय कर सकें। बिल्कुल। इसीलिए पूरे देश में हर पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, सबने इसका बहिष्कार किया। इसे व्हाइट कमीशन या सफेद कमीशन का नाम दिया गया। स्रोत ये भी बताते हैं कि भारतीयों की एक सीधी सी मांग थी कि ब्रिटिश संसद में जो गिने चुने भारतीय सदस्य हैं, जैसे एसपी सिन्हा, हाँ, कि कम से कम उन्हें तो शामिल कर लो। लेकिन इस छोटी सी मांग को भी ठुकरा दिया गया। और इसी जिद ने विरोध को और हवा दे दी। हर शहर में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। और ये वो चिंगारी बनने वाली थी जो क्रांतिकारी आंदोलन को एक नए और भी भयानक दौर में धकेल देगी। तो आज की हमारी पड़ताल हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ती है जहां टकराव तय है। बिल्कुल। एक तरफ भगत सिंह और आजाद की नई समाजवादी सोच है, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का ये अहंकार भरा कदम। ये शांति से पहले का सन्नाटा लग रहा है। बिल्कुल। ये साइमन कमीशन का विरोध ही वो मंच तैयार करेगा जहां लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसेंगी, और उस एक घटना का बदला लेने के लिए भगत सिंह वो कदम उठाएंगे जो उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नायक बना देगा। स्रोत हमें ठीक इसी ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर छोड़ते हैं। और ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर चौरी चौरा की घटना न हुई होती और गांधी जी ने आंदोलन वापस न लिया होता, तो क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी कभी इतने बड़े कद के नेता बन पाते? क्या गांधी जी के एक फैसले ने अनजाने में उन किरदारों को जन्म दिया जिन्होंने आजादी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया?